हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन का सुपर इम्पॉर्टेंट वन शॉट, स्पेशली ईपीएफओ, ईओ, एओ एंड एपीएफसी एस्पिरेंट्स के लिए। इंडस्ट्रियल रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से 100% एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, चाहे कंसेप्चुअल हो या डायरेक्ट फैक्चुअल। इस वन शॉट में हम सब कुछ सिंपल लैंग्वेज, रियल लाइफ एग्जाम्पल और एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो इंडस्ट्रियल रिलेशन होता क्या है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का रिलेशनशिप। ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों तरफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वर्क प्लेस हार्मोनी और पीसफुल कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मेंटेन हो। सिंपल लैंग्वेज में इंडस्ट्री स्मूथ चलती रहे, प्रोडक्शन रुकना नहीं चाहिए और वर्कर्स का डिग्निटी और सेफ्टी भी इंश्योर हो। अब इंडिया में इंडस्ट्रियल रिलेशन को सपोर्ट करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स डायरेक्टली आईआर को स्ट्रेंथन करते हैं। चलो उनको एक एक करके समझते हैं बहुत इजी लैंग्वेज में। सबसे पहला है आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये आर्टिकल कहता है कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन में इसका मतलब है हर वर्कर को इक्वल अपॉर्चुनिटी, हायरिंग में डिस्क्रिमिनेशन नहीं, प्रमोशन फेयर होगा, फैक्ट्री में कोई कास्ट, जेंडर या रिलीजन के बेस पर पार्शलिटी नहीं कर सकता। दूसरा है आर्टिकल 15, नो डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 इंश्योर करता है कि वर्क प्लेस में रिलीजन, कास्ट, सेक्स या बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल अलाउड नहीं है। इससे इंडस्ट्रियल सेटिंग में फेयर हायरिंग और फेयर प्रमोशनल पॉलिसीज बनती है। अल्टीमेटली इट प्रमोट्स इक्वालिटी इन द एंटायर एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 19(1)(c), राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। ये आर्टिकल वर्कर्स को पावर देता है कि ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकें, क्योंकि बिना यूनियन के वर्कर्स की वॉइस वीक पड़ जाती है। यूनियन ही वर्कर्स को स्ट्रेंथ देती है कलेक्टिव बार्गेनिंग में, चाहे वेजेस की बात हो, वर्किंग कंडीशन या डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। नेक्स्ट आर्टिकल है 23, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर। इस आर्टिकल का डायरेक्ट इफेक्ट आईआर में ये होता है कि कोई एम्प्लॉयर किसी वर्कर को जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता। ये बॉन्डेड लेबर और एक्सप्लॉयटेशन को कम्प्लीटली बैन करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। ये आर्टिकल चाइल्ड लेबर को हैजार्डियस इंडस्ट्रीज में अलाउ नहीं करता। आईआर में इसका मतलब है फैक्ट्री इन्वायरमेंट सेफ होना चाहिए और माइनर्स को रिस्क से दूर रखा जाए। नेक्स्ट है आर्टिकल 38, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो इसमें स्टेट का ड्यूटी बन जाता है कि वो फेयर लेबर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करे, इनइक्वालिटी कम करे और वर्कर्स को इकोनॉमिक सिक्योरिटी दे। और देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशन का तो कोर ऑब्जेक्टिव ही है सोशल जस्टिस देना। नेक्स्ट है आर्टिकल 39, राइट टू लाइवलीहुड एंड इक्वल पे। इस आर्टिकल में दो मेजर पॉइंट्स हैं। पहला है सबको काम करने का मौका मिले और दूसरा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है कि फैक्ट्रीज में जेंडर वेज गैप नहीं होना चाहिए और लिविंग वेजेस इंश्योर होना चाहिए। नेक्स्ट है आर्टिकल 39A, ये बात करता है फ्री लीगल एड की। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अगर हो जाते हैं कभी कभी तो आर्टिकल 39A इंश्योर करता है कि अगर वर्कर्स एक्सप्लॉइट या डिस्प्यूट फेस करे तो उसको फ्री लीगल सपोर्ट मिले। ये जस्टिस को एक्सेसिबल बनाता है, स्पेशली वल्नरेबल वर्कर्स के लिए। नेक्स्ट है आर्टिकल 41, ये बात करता है राइट टू वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंस की। ये सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है और गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, सीकनेस बेनिफिट और अनएम्प्लॉयमेंट सपोर्ट देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन में इसका लिंक वेलफेयर और जॉब सिक्योरिटी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है आर्टिकल 42, ये बात करता है ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस एंड मैटरनिटी रिलीफ की। इसमें बोला गया है कि वर्क प्लेस सेफ होना चाहिए, नो एक्सप्लॉयटेशन, प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट और स्पेशली वुमेन वर्कर्स के लिए मैटरनिटी बेनिफिट इंश्योर होना चाहिए। ईपीएफओ में ये बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 43, लिविंग वेज एंड डिसेंट लाइफ। ये आर्टिकल मिनिमम वेज नहीं, लिविंग वेज को प्रमोट करता है। मतलब एक ऐसी इनकम जो वर्कर्स को डिग्निटी के साथ जीने दे। इसका इंडस्ट्रियल रिलेशन में इंपॉर्टेंस बहुत हाई है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 43A, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ये आर्टिकल कहता है कि वर्कर्स को मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में एक वॉइस मिलनी चाहिए। इससे इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी बढ़ती है, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट से डिस्प्यूट कम होते हैं, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती है और ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो देखिए अभी तक हमने देखा कि इंडस्ट्रियल रिलेशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे सपोर्ट करता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इंडस्ट्रियल रिलेशन की सारी मेजर थ्योरीज को सिंपल वर्ड्स में समझेंगे। ये थ्योरीज हमें बताती है कि डिफरेंट स्कॉलर्स ने इंडस्ट्रियल रिलेशंस को कैसे देखा। किसी ने बोला एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एक फैमिली जैसी है, किसी ने बोला दोनों के इंटरेस्ट अलग ही होते हैं,
किसी ने कैपिटलिज्म को एक्सप्लॉयटेशन का रूट कॉज बताया और किसी ने इंडस्ट्रियल रिलेशन को एक बड़ा सिस्टम बताया। तो चलिए अब इंडस्ट्रियल रिलेशन की 7 मेजर थ्योरीज को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहली आती है यूनिटरी थ्योरी, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को एक फैमिली की तरह देखा जाता है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के गोल्स बिल्कुल सेम होते हैं। इस अप्रोच के हिसाब से कन्फ्लिक्ट एक नॉर्मल चीज़ होती है। अगर हो भी जाए तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होती है और ट्रेड यूनियंस को यहाँ डिसरप्टिव या अननेसेसरी माना जाता है। इसके अपोजिट है प्लूरलिस्टिक थ्योरी का कहना। उसका ये कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय नेचुरली अलग गोल्स रखते हैं, इसलिए कन्फ्लिक्ट नॉर्मल भी है और मैनेजेबल भी। यहाँ पावर शेयरिंग होती है और ट्रेड यूनियंस बिल्कुल लेजिटिमेट और नेसेसरी होते हैं, क्योंकि नेगोशिएशन और कलेक्टिव बार्गेनिंग के बिना बैलेंस नहीं बनता। तीसरी है मार्क्सिस्ट या रेडिकल थ्योरी, जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन को क्लास कन्फ्लिक्ट के एंगल से देखा गया है। कैपिटलिस्ट सिस्टम में ऑनर्स और वर्कर्स के बीच स्ट्रगल परमानेंट होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है और ट्रेड यूनियन का रोल रिवोल्यूशनरी माना जाता है। इस व्यू में कन्फ्लिक्ट इनएविटेबल होता है। इसके बाद आता है सिस्टम्स थ्योरी, जो आईआर को एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम के रूप में समझता है। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय और गवर्नमेंट तीनों मिलाकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं और इन्वायरमेंट और रूल्स इसी सिस्टम को शेप करते हैं। यहाँ कन्फ्लिक्ट सिचुएशनल होता है, मतलब कभी हो सकता है कभी नहीं, डिपेंड करता है कंटेक्स्ट पर। और ट्रेड यूनियन सिर्फ एक एक्टर होता है, पूरा कंट्रोल नहीं रखता। फिर आते हैं ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में, जिसमें फोकस होता है वर्कर्स की इमोशनल और सोशल नीड्स पर। इस थ्योरी के हिसाब से इनफॉर्मल ग्रुप्स कम्युनिकेशन और मोरल प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं और कन्फ्लिक्ट को अच्छे मैनेजमेंट से रिड्यूस किया जा सकता है। ट्रेड यूनियन यहाँ मेन फोकस नहीं होता। उसके बाद है गांधीयन ट्रस्टीशिप थ्योरी, जिसमें एम्प्लॉयर्स को वर्कर्स का ट्रस्टी माना जाता है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉन वायलेंस, मोरल अप्रोच और डायलॉग पे फोकस होता है। स्ट्राइक यहाँ लास्ट रिसोर्ट होता है और ट्रेड यूनियन का रोल सेकेंडरी होता है। अब फाइनली बारी आती है वेबेरियन ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी की, जिसमें रूल्स, हायरार्की और डिसिप्लिन को सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। इस थ्योरी में आईआर रैशनल लीगल अथॉरिटी से शेप होता है। कन्फ्लिक्ट्स को ऑर्डर और प्रोसीजर फॉलो करके सप्रेस किया जा सकता है और ट्रेड यूनियंस फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर ही ऑपरेट करते हैं। तो ये थी आईआर की सारी मेजर थ्योरीज, जो डिफरेंट एंगल से बताती है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन का नेचर क्या होता है, कन्फ्लिक्ट को कैसे देखा जाता है और ट्रेड यूनियंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि हर थ्योरी में एक कॉमन फैक्टर बार बार आ रहा था, ट्रेड यूनियन। कहीं ट्रेड यूनियन को डिसरप्टिव बोला गया, कहीं नेसेसरी एंड लेजिटिमेट, कहीं रिवॉल्यूशनरी और कहीं सिस्टम का एक फैक्टर। तो चलो हम ट्रेड यूनियन को समझते हैं, उसका मीनिंग, उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और मिनिमम मेंबरशिप रिक्वायरमेंट। ट्रेड यूनियन बेसिकली वर्कर्स का एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है, चाहे वो किसी फैक्ट्री में काम करते हों, किसी कंपनी में या किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में। इनका पर्पस होता है वर्कर्स की कॉमन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, जैसे उनका पे, वर्किंग कंडीशन, जॉब सिक्योरिटी और ओवरऑल वेलफेयर। ये प्रोटेक्शन होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू, मतलब ग्रुप में मिलाकर एम्प्लॉयज से नेगोशिएट करना। अब ट्रेड यूनियन का इंडिया में लीगल सिस्टम कैसे बनता है, उसके लिए हमारे पास है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ये एक्ट ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने का पूरा लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और एक बार अगर यूनियन रजिस्टर्ड हो जाए तो मेंबर्स के राइट्स स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। रजिस्ट्रेशन से यूनियन एक लीगल एंटिटी बन जाता है, वो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, सू कर सकता है और अपने मेंबर्स को लीगल प्रोटेक्शन दे सकता है। ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने के लिए एक्ट कहता है कि मिनिमम कुछ लोग मेंबरशिप में होने चाहिए। जर्नली कम से कम 7 मेंबर्स चाहिए रजिस्टर्ड एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, मतलब वॉलंटरी है, लेकिन अगर यूनियन रजिस्टर्ड हो जाए तो उसको लीगल बेनिफिट्स बहुत मिलते हैं, इसलिए प्रैक्टिकली सारे यूनियंस रजिस्ट्रेशन कराते ही हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद यूनियन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने एनुअल रिटर्न्स रजिस्ट्रार को सबमिट करे। इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होती है। अगर यूनियन कोई इलीगल एक्टिविटी करे या पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करे तो रजिस्ट्रार उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर सकता है। अब आते हैं एक्ट के सेक्शन 4 पर, जो मिनिमम मेंबरशिप रिक्वायरमेंट बताता है। ये रूल कहता है कि ट्रेड यूनियन में एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज़ और 100 वर्कर्स, जो नंबर कम हो उतने मेंबर्स होने चाहिए।
एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। मतलब अगर एस्टेब्लिशमेंट में 800 वर्कर है तो 80 मेंबर्स चाहिए, लेकिन अगर 100 से कम रिक्वायर्ड हों तो 100 ही काउंट होगा, क्योंकि लॉ विच एवर इज लेस कहता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रजिस्ट्रेशन के टाइम कम से कम 7 मेंबर्स ओरिजिनल सिग्नेटरीज भी होने चाहिए जो यूनियन के रूल्स को एक्सेप्ट करते हों और रजिस्ट्रेशन के लिए साइन कर रहे हों। तो ये था ट्रेड यूनियन का मीनिंग और उसकी लीगल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब आप सोचिए, क्या हर ट्रेड यूनियन सेम होता है? क्या हर ट्रेड यूनियन की प्रोसेस सेम होती है, या पर्पस सेम होता है, या उनके काम करने का लेवल सेम होता है? तो एब्सोल्युटली नहीं। ट्रेड यूनियन का काम, उनका फोकस, उनका मेंबरशिप पैटर्न और इवन उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन सब अलग अलग होता है। और इसलिए हम इंडस्ट्रियल रिलेशन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन को जर्नली 3 बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है, उनके प्रोसेस के बेसिस पर, मेंबरशिप के बेसिस पर और उनके ऑपरेशनल लेवल के बेसिस पर। पर्पस के हिसाब से पहली कैटेगरी होती है रिफॉर्मिस्ट यूनियन की, जो सिस्टम को तोड़ना नहीं चाहते बल्कि धीरे धीरे लीगल और पीसफुल तरीके से वर्कर्स के राइट्स इम्प्रूव करना चाहते हैं। दूसरी होती है रिवॉल्यूशनरी यूनियंस, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम जैसे कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करना चाहते हैं और एक नया सोशल ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं, यूजुअली एग्रेसिव या रेडिकल मेथड यूज़ करके। और तीसरी कैटेगरी होती है प्रीडेटरी यूनियंस, जो एक्चुअल वर्कर्स वेलफेयर के लिए नहीं बल्कि सेल्फिश मोटिव जैसे मनी, पावर या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए यूनियन का मिसयूज़ करती है। मेंबरशिप पैटर्न के बेसिस पर सबसे पहली कैटेगरी होती है क्राफ्ट यूनियन, जिसमें एक स्पेसिफिक स्किल या ट्रेड के वर्कर्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियंस, कारपेंटर, प्लम्बर्स। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल यूनियन, जिसमें पूरी इंडस्ट्री के वर्कर्स एक साथ आते हैं, चाहे उनका स्किल या जॉब रोल अलग ही क्यों ना हो। तीसरा है जर्नल यूनियन, जिसमें डिफरेंट इंडस्ट्रीज और ट्रेड्स के वर्कर्स एक ही अम्ब्रेला यूनियन के अंडर आ सकते हैं। फोर्थ है ब्लू कॉलर यूनियन, जो मैनुअल लेबर वर्कर्स जैसे मशीन ऑपरेटर्स, फैक्ट्री वर्कर्स को रिप्रेजेंट करता है। और पांचवा है वाइट कॉलर यूनियन, जिसमें क्लरिकल, ऑफिस स्टाफ, टीचर, इंजीनियर जैसे प्रोफेशनल वर्कर्स इंक्लूड होते हैं। फिर क्लासिफिकेशन होती है यूनियन के लेवल ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से। सबसे बेसिक होता है प्लांट लेवल यूनियन, जो एक सिंगल प्लांट, फैक्ट्री या वर्कप्लेस के वर्कर्स को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आता है इंडस्ट्री लेवल यूनियन, जो पूरी इंडस्ट्री के मल्टीपल प्लांट्स और कंपनीज को कवर करता है। तीसरा होता है रीजनल लेवल यूनियन, जिसमें एक पर्टिकुलर रीजन जैसे एक स्टेट, एक जोन या एक ग्रुप ऑफ सिटीज़ के वर्कर्स इंक्लूड होते हैं। और हाईएस्ट लेवल होता है नेशनल लेवल यूनियन, जिसका पूरा देश में प्रेजेंस होता है और जो मल्टीपल रीजनल और लोकल यूनियन का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये होते हैं ट्रेड यूनियन के डिफरेंट टाइप्स। इससे हमें समझ आता है कि यूनियन का फोकस किस ग्रुप पर है, किस लेवल पर काम करता है और किस पर्पस के साथ ऑपरेट करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्रेड यूनियन का ओरिजिन क्या है, यूनियंस बनते ही क्यों हैं, कौन सी आइडियोलॉजी या थिंकिंग ट्रेड यूनियनिज्म को ड्राइव करती है। यहाँ से हम आते हैं थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियन पर। ट्रेड यूनियन की थ्योरीज असल में उन रीजंस को एक्सप्लेन करती है जिनके वजह से यूनियंस बनते हैं, कैसे ग्रो करते हैं और सोसाइटी में क्या रोल प्ले करते हैं। ये जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसकी PDF आपको मेंटोरा IAS की वेबसाइट पर मिल जाएगी और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। तो सबसे पहली आती है केयर एंड एसोसिएट्स की प्रोटेस्ट थ्योरी, जिसके हिसाब से यूनियन एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट मूवमेंट होता है। सिस्टम की प्रॉब्लम्स के खिलाफ वर्कर्स जब कंप्लेन नहीं कर पाते तो वो यूनियंस के थ्रू कलेक्टिव प्रोटेस्ट के रूप में सामने आते हैं। ये थ्योरी इंडस्ट्रियलाइजेशन के 5 लीडरशिप टाइप्स भी बताती है, जो कि है डायनेस्टिक एलाइट, मिडिल क्लास, रिवोल्यूशनरी इंटेलेक्चुअल्स, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स और नेशनलिस्ट एलाइट्स। उसके बाद आती है पर्ल्समैन थ्योरी ऑफ स्कार्सिटी कॉन्शियसनेस, जो कहती है कि यूनियंस इसलिए बनते हैं क्योंकि वर्कर्स में स्कार्सिटी का फियर होता है। उन्हें लगता है कि जॉब्स लिमिटेड हैं, वेजेस लिमिटेड हैं और एक्सप्लॉयटेशन का रिस्क ज़्यादा है, इसलिए यूनिटी उनकी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी बन जाती है। फिर आती है टेनेनबॉम की सोशोलॉजिकल थ्योरी, जिसमें कहा गया है कि मशीन ही लेबर मूवमेंट्स का रूट कॉज है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने वर्कर्स को रिप्लेसेबल बना दिया
और यूनियन ने लेबर सप्लाई पर मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश की, मतलब मशीनरी की वजह से इनसिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी की वजह से यूनियनाइजेशन। एक और इम्पॉर्टेंट अप्रोच है वेब्स इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी थ्योरी। वेब कहते हैं कि यूनियन और कलेक्टिव बार्गेनिंग डेमोक्रेसी के एसेंशियल कंपोनेंट्स है। मार्केट प्रेशर, कंपटीशन, अनफेयर ट्रीटमेंट, इन सब के अगेंस्ट यूनियन वर्कर के लिए डेमोक्रेटिक वॉइस बन जाते हैं। नेक्स्ट है क्लास कन्फ्लिक्ट थ्योरी, जो कहती है कैपिटलिज्म में ऑनर्स और वर्कर्स के बीच परमानेंट स्ट्रगल होती है। ट्रेड यूनियंस इस स्ट्रगल का इंस्ट्रूमेंट हैं और लेबर क्लास को अपने राइट्स के लिए कंटिन्यूसली फाइट करना होगा और कैपिटलिज्म को चैलेंज करना होगा। इसके अपोजिट एक सॉफ्ट और मोरल अप्रोच देता है महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप थ्योरी, जिसमें वो कहते हैं कि एम्प्लॉयर एक ट्रस्टी होता है, वर्कर्स वेलफेयर उसका मोरल ड्यूटी है। सर्वोदय से क्लास हार्मोनी आती है और ऑनरशिप के बिना स्टीवार्डशिप पॉसिबल है। यहाँ स्ट्राइक लास्ट रिसोर्ट होता है और यूनियन का रोल मॉरल प्रेशर क्रिएट करना होता है। फाइनली आती है हॉक्सीज थ्योरी ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ यूनियनिज्म, जिसमें यूनियंस को उनके फंक्शनिंग के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। बिजनेस यूनियनिज्म, फ्रेंडली, रिवॉल्यूशनरी यूनियनिज्म, प्रेडेटरी यूनियनिज्म, डिपेंडेंट यूनियनिज्म। ये क्लासिफिकेशन बताता है कि कौन सा यूनियन वेलफेयर के लिए काम करता है, कौन कैपिटलिस्ट सिस्टम को चैलेंज करता है, कौन करप्ट मोटिव से ऑपरेट करता है और कौन एम्प्लॉयर डिपेंडेंट होता है। तो ये थी मेजर थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियन। अब देखिए, हमने यूनियन बना तो लिया, पर यूनियन की पावर कैसे सिक्योर होगी, कैसे इंश्योर होगा कि यूनियन फाइनेंशियली स्टेबल रहे, मेंबर्स उसका सपोर्ट करें और कलेक्टिव बार्गेनिंग में यूनियन की पोस्टिंग स्ट्रांग बनी रहे। यहीं से एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर्स। तो ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर्स बेसिकली ऐसे एग्रीमेंट्स या अरेंजमेंट्स होते हैं जो यूनियन की एग्जिस्टेंस, इन्फ्लुएंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। इनका पर्पस होता है कि वर्क प्लेस में वर्कर्स यूनियन को सपोर्ट करें, चाहे यूनियन ज्वाइन करके या फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करके। ये मेजर्स कलेक्टिव बार्गेनिंग में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होते हैं, क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग यूनियन मेंबरशिप होगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर होगी। अब आते हैं सिक्योरिटी मेजर के डिफरेंट टाइप्स पर। सबसे पहला होता है क्लोज्ड शॉप, जिसमें सिर्फ वही वर्कर्स हायर किया जा सकता है जो ऑलरेडी यूनियन का मेंबर हो, मतलब जॉब ज्वाइन करने से पहले ही मेंबरशिप कंपलसरी। ये यूनियन को मैक्सिमम सिक्योरिटी देता है, लेकिन इंडिया में ये कम्प्लीटली बैंड है क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन वॉयलेट करता है। दूसरा होता है यूनियन शॉप, जिसमें एम्प्लॉयज़ को हायर तो कर लिया जाता है बिना मेंबरशिप के, लेकिन हायरिंग के बाद 30 दिन के अंदर उसे यूनियन ज्वाइन करना कंपलसरी होता है। ये भी यूनियन सिक्योरिटीज़ को काफ़ी हाई बनाता है, लेकिन ये भी इंडिया में रेस्ट्रिक्टेड है। तीसरा होता है एजेंसी शॉप, जिसमें मेंबरशिप कंपलसरी नहीं होती, बट वर्कर्स को यूनियन फीस या एजेंसी फीस देनी ही पड़ती है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली यूनियन की बार्गेनिंग से बेनिफिट ले रहा होता है। इसमें यूनियन सिक्योरिटी मॉडरेट होती है, लेकिन इंडिया में इस सिस्टम को नॉट रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। और फाइनली होता है ओपन शॉप, जिसमें एम्प्लॉयज़ कम्प्लीटली फ्री होते हैं, चाहे तो यूनियन ज्वाइन करें या ना करें, फीस भी देने की कोई कंपल्शन नहीं होती। ये यूनियन सिक्योरिटी को सबसे कम प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इंडिया में यही परमिटेड है और सबसे कॉमन मॉडल है। इसको कंपैरिजन के लिए लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, लेकिन टेक्निकली सिक्योरिटी मेजर नहीं बल्कि सिक्योरिटी का एब्सेंस है। अब हम आगे देखते हैं कि इंडिया के नेशनल लेवल पर कौन कौन से बड़े ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन हैं, कौन पॉलिटिकली किससे लिंक्ड हैं। इंडिया में सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन का इवोल्यूशन एक टाइमलाइन के थ्रू बहुत क्लियरली समझ आता है। सबसे पहला मेजर नेशनल लेवल ट्रेड यूनियन था AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो 1920 में बना। ये इंडिया का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है और इसका पॉलिटिकल अफिलिएशन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI से रहा है। इसके बाद 1947 में इंडिपेंडेंस के साल बनता है INTUC, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस से पॉलिटिकली लिंक्ड है। इंडिपेंडेंट इंडिया में कांग्रेस का बड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, इसलिए INTUC का रोल भी काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा। फिर 1948 में बना HMS, हिंद मजदूर सभा, जिसका एफिलिएशन सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से था।
ये एक इंडिपेंडेंट यूनियन था जो पहले सोशलिस्ट पार्टी से आइडियोलॉजिकली कनेक्टेड था। 1955 में एक मेजर शिफ्ट आया जब बना भारतीय मजदूर संघ, जिसका पॉलिटिकल कनेक्शन आरएसएस के साथ है और आइडियोलॉजी वाइज ये बीजेपी के क्लोज माना जाता है। आज बीएमएस इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन फेडरेशन माना जाता है मेंबरशिप के बेसिस पर। 1970 में एक और स्ट्रॉन्ग लेफ्टिस्ट यूनियन आया, CITU यानी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, जिसका अफिलिएशन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी CPM से है। CITU लेफ्ट लेबर मूवमेंट का मेजर पिलर रहा है। इसी साल 1970 में TUCC ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर भी एस्टेब्लिश हुआ, जिसका कनेक्शन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से था। ये कंपैरेटिवली स्मॉलर बट पॉलिटिकली एक्टिव फेडरेशन है। और फाइनली 1972 में एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन बनी, SEWA यानी सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर की वुमेन वर्कर्स के लिए काम करती है और पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट है। सेवा का फोकस पर्टिकुलरली होम बेस्ड वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, बीडी वर्कर्स, आर्टिजन्स और अनऑर्गेनाइज्ड वुमेन लेबर पर होता है। तो इस टाइमलाइन से क्लियर हो जाता है कि इंडिया में ट्रेड यूनियन मूवमेंट बहुत पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड रहा है। अब देखिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन सिर्फ वर्कर साइड से कंप्लीट नहीं होता। जितना इंपॉर्टेंट ट्रेड यूनियन का रोल होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन का रोल भी होता है। तो अब हम कुछ एम्प्लॉयर्स की भी ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। तो देखिए, इंडिया में एम्प्लॉयर्स के लिए भी कुछ मेजर नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो इनका रोल होता है बिजनेस ग्रोथ को सपोर्ट करना, इंडस्ट्रियल रिलेशन को गाइड करना और गवर्नमेंट के साथ पॉलिसी एडवोकेसी करना। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो 1920 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसका फोकस मेनली बिजनेस ग्रोथ और पॉलिसी एडवोकेसी पर होता है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फिर 1927 में बना फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो इंडिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक है। फिक्की का मेन फोकस ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस पॉलिसीज पर होता है और इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में ही है। 1933 में एस्टेब्लिश हुआ एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो स्पेसिफिकली लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल रिलेशन पर काम करता है। ये एम्प्लॉयर्स को कंप्लायंस, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन और लेबर पॉलिसी मैटर्स में सपोर्ट करता है। EFI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब फाइनली 1988 में बनता है नेस्कॉम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, जो इंडिया के IT और डिजिटल इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। ये पॉलिसी एडवोकेसी के थ्रू IT सेक्टर की ग्रोथ को प्रमोट करता है। नेस्कॉम का हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में ही लोकेटेड है। तो इन एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन एक 2 वे सिस्टम है। एक तरफ वर्कर्स की ट्रेड यूनियन और दूसरी तरफ एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन। अब देखिए, जितना हमने कंटेंट पढ़ा है अभी, उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि जो पढ़ा है वो वाकई पूछा जा रहा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, द प्रोविजन ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? तो आर्टिकल 43A है। आर्टिकल 43A डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है, जिसमें क्लियरली लिखा है कि वर्कर्स को मैनेजमेंट पर पार्टिसिपेशन का मौका मिलना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है कि विच IR पर्सपेक्टिव अज्यूम बोथ पार्टीज एक्सरसाइज इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल पावर। तो इसका आंसर है प्लूरलिस्टिक थ्योरी, क्योंकि ये थ्योरी कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन एक पावर शेयरिंग सिस्टम है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के पास बार्गेनिंग पावर होती है। दोनों इकोनॉमिक यानी वेजेस, बेनिफिट और पॉलिटिकल यानी कंट्रोल और अथॉरिटी पावर यूज करते हैं। यूनिटरी में हमने पढ़ा था कन्फ्लिक्ट एबनॉर्मल है, रेडिकल में पढ़ा था कन्फ्लिक्ट परमानेंट है, ट्रस्टीशिप में मोरल अप्रोच देता है, पर पावर शेयरिंग की बात सिर्फ प्लूरलिस्टिक करता है। थर्ड क्वेश्चन है, कौन सा आर्टिकल है जो प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज? तो ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, आर्टिकल 24, इसको मुझे नहीं लगता एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें पूछा गया है कि अगर 1100 वर्कर हैं किसी फैक्ट्री में, तो इन 5 ट्रेड यूनियन में से कौन सी रजिस्टर हो सकती है? तो देखिए, पहले हमने पढ़ा क्या था, 10% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज और 100 वर्कर विच एवर इज लेस। तो 1100 का 10% होगा 110, ठीक है। और इन दोनों में 110 और 100 दोनों में लेस कौन सा है? तो 100 मेंबर्स हैं। तो पहला देखिए, ए बोला है 100, तो बिल्कुल ये एलिजिबल है। दूसरा है 370, तो ये भी एलिजिबल है।
तीसरा है 110, तो ये भी एलिजिबल है। और डी में बोला है 275, तो ये भी एलिजिबल है। बट ई में देखो 80 लिखा है, तो ये एलिजिबल नहीं होगा। तो आंसर है ए बी सी डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन इज मैंडेटरी, ऑप्शनल, प्रोहिबिटेड या ऑटोमेटिकली ग्रांटेड। तो इसका आंसर है ऑप्शनल। हमने इसमें पढ़ा था कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता, वॉलंटरी होता है। यूनियन चाहे तो रजिस्टर हो चाहे ना हो, दोनों ऑप्शंस अलाउड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ यूनियन हुज मेंबरशिप में कवर वर्कर्स एम्प्लॉयड इन अ मेनी इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट एंड क्राफ्ट इज नोन एज। तो आंसर है इसका जर्नल यूनियन। जर्नल यूनियन में एक मल्टी इंडस्ट्री, मल्टी ट्रेड, मल्टी स्किल यूनियन होता है। इसमें किसी एक स्किल या इंडस्ट्री की बंदिश नहीं होती। तो इसमें हमने पढ़ा था कारपेंटर, ड्राइवर, क्लर्क, फैक्ट्री वर्कर सब एक ही यूनियन में हो सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें जो ट्रेड यूनियंस है उनको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। तो ये पार्ट ऑलरेडी मैंने आपको डिटेल में चार्ट के थ्रू समझाया है, तो स्क्रीन पॉज करो और अपने से आंसर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर। तो आंसर है इसका ओपन शॉप। क्यों? क्योंकि इसमें यूनियन ज्वाइन करना कंपलसरी नहीं होता, फीस देना भी कंपलसरी नहीं होता, तो यूनियन की सिक्योरिटी यहाँ पे 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच द सेंट्रल ट्रेड यूनियन विद देयर पॉलिटिकल अफिलिएशन। ये क्वेश्चन भी बताया है। अब ये चार्ट के थ्रू ही है, इजी है काफ़ी, तो पॉज करो और अपने से दिमाग लगाओ और सॉल्व करो। ऐसे चार्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं जानबूझ के सॉल्व नहीं करवाती हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोग खुद अपने से चार्ट को 2-3 बार देखें और आपको उसी समय याद हो जाए। और मेरे लिए भी थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि 2 बार सेम चार्ट को एक्सप्लेन करना मुझे नहीं लगता इसका कोई सेंस है। अभी तक हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन का पूरा आउटर स्ट्रक्चर समझ लिया है। अब हम आईआर का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनल पार्ट देखते हैं, जो कि है डिसिप्लिन और ग्रीवांस हैंडलिंग। सबसे पहले हम इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन को समझते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन इंश्योर करता है कि वर्क प्लेस ऑर्डरली, सेफ और प्रोडक्टिव रहे। डिसिप्लिन का सिंपल मतलब होता है एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को रिस्पेक्ट करना, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना और एक पीसफुल वर्क इन्वायरमेंट मेंटेन करना। जब डिसिप्लिन होता है तब इंडस्ट्री स्मूथली चलती है, डिस्प्यूट्स कम होते हैं, प्रोडक्शन टाइम पर होता है और एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ का रिलेशनशिप भी हेल्दी रहता है। इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन के कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मोनी मेंटेन करना, ताकि अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग न हो। दूसरा है डिसिप्लिन प्रोडक्टिविटी को इंश्योर करता है, क्योंकि जब एम्प्लॉयज़ रूल फॉलो करने वाले होते हैं तो वर्क फ्लो रुकता नहीं है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी, मशीनरी और ओवरऑल इमेज को सेफगार्ड करना। देखिए, डिसिप्लिन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्पस है फेयरनेस और जस्टिस को प्रमोट करना, जिससे हर एम्प्लॉय को लगे कि रूल्स सबके लिए इक्वल हैं। और लास्टली, डिसिप्लिन का अप्रोच करेक्टिव होना चाहिए, सिर्फ पनिशमेंट देना इसका मोटिव नहीं है, एम्प्लॉय को इम्प्रूव करना प्रायोरिटी होती है। अब डिसिप्लिन अप्लाई करने के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस कहता है कि किसी को बिना सुने या बिना प्रूफ के पनिश नहीं किया जा सकता, यानी एम्प्लॉयज़ को फेयर हियरिंग मिलनी चाहिए, अथॉरिटी इम्पार्शियल होनी चाहिए और डिसीजन सिर्फ एविडेंस के बेसिस पर होना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल है नॉन रूल्स, यानी वर्कर्स को क्लियरली पता होना चाहिए कि मिसकंडक्ट क्या है और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तीसरा प्रिंसिपल रिजोनेबलनेस है, इसका मतलब है रूल्स स्ट्रिक्ट हो सकते हैं पर अनफेयर या इलॉजिकल नहीं। इसके बाद आता है यूनिफॉर्म एप्लीकेशन, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल अलाउड नहीं होता। और डिसिप्लिन का लास्ट प्रिंसिपल है प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन, जिसमें पनिशमेंट एक सीक्वेंस फॉलो करता है, पहले वर्बल वार्निंग, फिर रिटन वार्निंग, फिर सस्पेंशन और वर्स्ट केस में डिसमिसल। डिसिप्लिन का इम्प्लीमेंटेशन एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर फॉलो करता है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल डॉगलस ने दिया था, जिसे हम कहते हैं रेड हॉट स्टोव रूल। इस रूल का मतलब है कि जैसे ही गर्म चूल्हे को हम हाथ लगाते हैं तो हाथ तुरंत जल जाता है, वैसे ही डिसिप्लिन भी इमीडिएट होना चाहिए। डिले होता है तो पनिशमेंट इनइफेक्टिव हो जाता है। और दूसरा ये कि जो गर्म चूल्हा है वो सबको इक्वली जलाता है। ये डिसिप्लिन में कंसिस्टेंसी को शो करता है, यानी सबके साथ इक्वल एक्शन। ये रूल ये भी कहता है कि पनिशमेंट पर्सनल नहीं होना चाहिए, एक्ट पनिश होता है एम्प्लॉय की पर्सनालिटी नहीं।
और लास्टली, जैसे चूल्हा गर्म होता है ये सबको पता होता है, वैसे ही एम्प्लॉयज़ को रूल्स और कॉन्सिक्वेंसेस पहले से पता होने चाहिए। डिसिप्लिन मेंटेन करने के डिफरेंट अप्रोचेस भी होते हैं, तो चलिए उसे देख लेते हैं। पहला है ऑटोक्रेटिक अप्रोच। इसमें स्ट्रिक्ट ओबीडियंस होता है, बॉस का डिसीजन फाइनल होता है, मीन्स नो क्वेश्चनिंग। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में एम्प्लॉय मोटिवेशन, सेटिस्फेक्शन और रिलेशनशिप बिल्डिंग से डिसिप्लिन बनाया जाता है। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली एचआरडी अप्रोच फॉलो करती है, जिसमें काउंसलिंग, ट्रेनिंग, कोचिंग और कोऑपरेटिव करेक्शन का यूज़ होता है, जिससे एम्प्लॉय इम्प्रूव करें, फियर बेस्ड डिसिप्लिन नहीं। इंडस्ट्रियल रिलेशन में डिसिप्लिन को स्ट्रेंथन करने के लिए 1958 में कोड ऑफ डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में। इस कोड के मेन पॉइंट्स ये थे कि स्ट्राइक्स या लॉकआउट बिना नोटिस अलाउड नहीं है, गो स्लो जैसे एक्शन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं, एम्प्लॉयर्स को यूनियन को रिकॉग्नाइज करना होगा और डिस्प्यूट हमेशा पीसफुल म्यूचुअल डिस्कशन से सॉल्व होना चाहिए। अब आते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 पर, जो डिसिप्लिन को लीगल बैकिंग देता है। ये एक्ट इंश्योर करता है कि हर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स में रूल्स, मिसकंडक्ट डेफिनेशन, वर्किंग कंडीशन, पनिशमेंट और ग्रीवांस प्रोसीजर क्लियरली रिटन और सर्टिफाइड होनी चाहिए। इसमें सेक्शन 1 कहता है कि ये एक्ट उन इस्टेब्लिशमेंट पर एप्लीकेबल है जहां 100 से ज़्यादा वर्कर्स हों। स्टेट गवर्नमेंट इसे 50 तक रिड्यूस कर सकती है। सेक्शन 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स डिफाइन करता है, जैसे स्टैंडिंग ऑर्डर, सर्टिफाइंग ऑफिसर, वर्कमैन एक्सेट्रा। सेक्शन 3 कहता है कि एम्प्लॉयर को एक्ट अप्लाई होने के 6 मंथ्स के अंदर ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर सबमिट करना होता है। सेक्शन 4 इंश्योर करता है कि स्टैंडिंग ऑर्डर फेयर और रिजनेबल होना चाहिए। सेक्शन 5 में सर्टिफाइंग ऑफिसर ड्राफ्ट को एग्जामिन करता है, यूनियन और वर्कर से कंसल्ट करता है और फिर सर्टिफाई करता है। अगर किसी पार्टी को सर्टिफिकेशन से प्रॉब्लम है तो सेक्शन 6 के अंदर वो अपील कर सकता है विदिन 30 डेज। सेक्शन 10 कहता है कि सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर मिनिमम 6 मंथ तक वैलिड रहते हैं और बाद में मॉडिफाई हो सकते हैं। सेक्शन 13 नॉन कंप्लाइंस के लिए पेनल्टी प्रेस्क्राइब करता है, 5,000 तक फाइन प्लस 200 रुपये पर डे। और सेक्शन 13A कहता है कि स्टैंडिंग ऑर्डर के इंटरप्रिटेशन या एप्लीकेशन के इशू लेबर कोर्ट डिसाइड करेगी। इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन के अंदर कॉमन मिसकंडक्ट्स भी डिफाइंड होते हैं, जिनमें इन सब ऑर्डिनेशन यानी ऑर्डर्स न मानना, अब्सेंटिज्म यानी बिना रीज़न अब्सेंट रहना, थेफ्ट, फ्रॉड, ड्रंकनेस, वॉयलेंस और ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी जैसे एक्ट्स इंक्लूड होते हैं। इन मिसकंडक्ट्स पर पनिशमेंट प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन के फॉर्म में दिया जाता है। पहले ओरल वार्निंग, फिर रिटन वार्निंग, फिर फाइन, सस्पेंशन, डिमोशन और सबसे लास्ट स्टेज में डिसमिसल होता है। पर्पज़ ये होता है कि एम्प्लॉय को इम्प्रूव करने के फेयर चांसेस मिले और डिसमिसल लास्ट रिसोर्ट हो। अब देखिए, डिसिप्लिन और ग्रीवांस हैंडलिंग एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। डिसिप्लिन इंश्योर करता है कि एम्प्लॉयज़ रूल फॉलो करें और ग्रीवांस हैंडलिंग इंश्योर करता है कि जब एम्प्लॉयज़ को किसी रूल, बिहेवियर, वर्कलोड या पॉलिसीज से इशू हो तो उसका सॉल्यूशन फेयर, क्विक और टाइम बाउंड मैनर में हो। अगर डिसिप्लिन का सिस्टम स्ट्रांग हो पर ग्रीवांस रिड्रेसल वीक हो तो ऑर्गेनाइजेशन में डिसैटिस्फैक्शन, कन्फ्लिक्ट और स्ट्राइक्स तक हो सकते हैं। इसलिए इंडस्ट्रियल रिलेशन का नेक्स्ट मेजर पिलर होता है ग्रीवांस हैंडलिंग। चलिए अब हम इसे डिटेल में समझते हैं। ग्रीवांस का मतलब होता है एम्प्लॉय का कोई भी डिसैटिस्फैक्शन, चाहे वो रियल हो, इमेजिनरी हो या डिस्गस्ड हो। यानी कभी कभी प्रॉब्लम सच में होती है, जैसे सैलरी कम मिलना, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे सोचना कि प्रमोशन जो था वो बायस्ड था, और कभी एम्प्लॉय पर्सनल इशू को वर्क इशू के नाम से एक्सप्रेस करता है। ग्रीवांस डायरेक्टली वर्क कंडीशन, बिहेवियर, पॉलिसीज या एक्सपेक्टेशन से रिलेट होता है। ग्रीवांसेस कई रीज़न से डेवलप होते हैं। इकोनॉमिक इशू जैसे वेजेस, अलाउंसेस या बोनस, वर्किंग कंडीशन जैसे सेफ्टी, हाइजीन और एक्सेसिव वर्कलोड, सुपरवाइज़र का रूड बिहेवियर, कंपनी पॉलिसीज़ जैसे लीव रूल्स, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, ये सब कॉमन कॉजेज़ हैं। इंटरपर्सनल इश्यूज़ भी ग्रीवांस का बड़ा फैक्टर है, स्पेशली जब कलीग्स के साथ ट्यूनिंग न बने। अगर इन ग्रीवांसेस को टाइम पे सॉल्व ना किया जाए तो ये स्ट्राइक्स, कन्फ्लिक्ट या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं। इसलिए ग्रीवांस हैंडलिंग एक क्रूशियल पार्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन का।
इंडिया में फॉर्मल ग्रीवांस प्रोसीजर का कंसेप्ट फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने इंट्रोड्यूस किया था। नॉर्मली ग्रीवांस हैंडलिंग 3 से 6 स्टेजेस में होता है ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ के हिसाब से। सबसे पहले एम्प्लॉयज़ अपनी ग्रीवांस को अपने इमीडिएट सुपरवाइज़र को बताता है। अगर वहाँ सॉल्व नहीं होता तो मैटर डिपार्टमेंटल हेड के पास जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि ग्रीवांस कमिटी या एचआर पर्सनल मैनेजर तक एस्केलेशन। ग्रीवांस कमिटी में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ दोनों साइड का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है और इस कमिटी का चेयरमैन यूजुअली एम्प्लॉयर साइड से होता है। अगर कमिटी भी इशू सॉल्व नहीं कर पाती तो ग्रीवांस टॉप मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक जा सकती है और जब ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी ग्रीवांस रिजॉल्व ना हो तो एम्प्लॉय लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल तक अपीयर कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल लेबर कॉन्फ्रेंस की गाइडलाइंस के हिसाब से ग्रीवांस के हर स्टेज को आइडियली 7 डेज के अंदर कंप्लीट करना चाहिए ताकि प्रोसेस टाइम बाउंड और एफिशिएंट रहे। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का सेक्शन 9C क्लियरली बोलता है कि जहां 20 या उससे ज़्यादा वर्कर्स होते हैं वहां ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी बनाना कंपलसरी है। ये कमेटी 2 साल के टेन्योर के लिए होती है और एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ दोनों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन मस्ट है। इसमें एटलीस्ट एक वुमेन रिप्रेजेंटेशन मैंडेटरी होती है और एम्प्लॉई मेंबर्स को सीक्रेट बैलेट या कंसेंसस से चूज किया जाता है। पूरे मैकेनिज्म का पर्पस सिंपल है, डिस्प्यूट बनने से पहले ही ग्रीवांस को फेयर, फास्ट और ट्रांसपेरेंट तरीके से रिजॉल्व करना। ग्रीवांस हैंडलिंग का लीगल फ्रेमवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में सेक्शन 2A क्लियरली बताता है कि अगर किसी एम्प्लॉयज़ को अनफेयर डिसमिसल, डिस्चार्ज या रिट्रेंचमेंट फेस करना पड़ता है तो वो इंडिविजुअल डिस्प्यूट भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाएगा। स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 सर्विस कंडीशन जैसे डिसिप्लिन, लीव, मिसकंडक्ट क्लियरली डिफाइन करता है और सेक्शन 13A कहता है कि स्टैंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट लेबर कोर्ट डिसाइड करेगा। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस 1957 ने मॉडल ग्रीवांस प्रोसीजर सजेस्ट की थी जिसमें 5 स्टेप्स और हर स्टेज के लिए 7 डेज का टाइम फ्रेम रिकमेंडेड था। फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने एम्फेसाइज किया है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल ग्रीवांस प्रोसीजर होना ही चाहिए और अगर ग्रीवांस को मैक्सिमम पॉसिबल लेवल पर ओरिजिन के पास ही रिजॉल्व करना चाहिए और जब मैटर लेबर कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल तक जाता है तो वहाँ नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल फॉलो होते हैं, फेयर हियरिंग, अनबायस्ड अथॉरिटी और एविडेंस बेस्ड डिसीजन। ओवरऑल ग्रीवांस हैंडलिंग एक स्ट्रक्चर्ड और फेयर मैकेनिज्म है जो एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स को टाइमली सॉल्व करके ऑर्गेनाइजेशन में पीस, ट्रस्ट और हेल्दी रिलेशन मेंटेन करता है। ये सिस्टम सिर्फ डिस्प्यूट्स को रोकता नहीं बल्कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो कि है इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट। दोनों में क्या अंतर होता है और दोनों को ही हम डिटेल में अच्छे से समझते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन का सबसे सेंसिटिव और क्रिटिकल एरिया होता है इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट, क्योंकि जब भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच रिलेशनशिप में टेंशन, एग्रीमेंट, अपोजिशन या क्लैश होता है वहीं से कन्फ्लिक्ट का ओरिजिन होता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की लीगल डेफिनेशन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 सेक्शन 2K में दी गई है, जिसमें क्लियरली लिखा है कि कोई भी डिस्प्यूट जो एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, वेजेस, वर्किंग कंडीशन, टर्म्स ऑफ सर्विस से रिलेटेड हो और जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ का इन्वॉल्वमेंट हो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहलाता है। यानी जब मैटर लीगल शेप ले लेता है तो वो डिस्प्यूट बन जाता है, लेकिन इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट टर्म उससे कई ब्रॉडर है। कन्फ्लिक्ट में इमोशन, ईगो क्लैश, राइवलरी, प्रोटेस्ट, डिसैटिस्फैक्शन सब आता है, चाहे वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड हो या नहीं। इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट बेसिकली किसी भी तरह की टेंशन, अपोजिशन या फ्रिक्शन होती है, चाहे यूनियन के बीच हो, सुपरवाइजर वर्कर के बीच हो या मैनेजमेंट यूनियन के बीच हो। ये कन्फ्लिक्ट इमोशनल भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल भी, पॉलिटिकल भी या इकोनॉमिक भी। बट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हमेशा लीगल एंड फॉर्मल होता है जिसे एक्ट रिकॉग्नाइज करता है। एग्जाम्पल के लिए 2 यूनियंस का राइवलरी इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट है, बट अगर वर्कर्स अपने वेज क्लेम मैनेजमेंट के अगेंस्ट फॉर्मली रेस करते हैं तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। कन्फ्लिक्ट का स्कोप वाइड होता है जिसमें स्ट्राइक्स, लॉकआउट, घेराव, प्रोटेस्ट सब इंक्लूड होते हैं। वहीं डिस्प्यूट का स्कोप लिमिटेड होता है सिर्फ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड मैटर्स तक।
इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट्स के डिफरेंट फॉर्म होते हैं और ये वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स दोनों तरफ से इनिशिएट किया जा सकता है। सबसे पहला और सबसे कॉमन फॉर्म है स्ट्राइक, जो वर्कर्स का प्रेशर बिल्डिंग टूल होता है। स्ट्राइक का मतलब होता है काम रोक देना ताकि एम्प्लॉयर पर इकोनॉमिक और मैनेजेरियल प्रेशर क्रिएट हो। स्ट्राइक्स के भी कई टाइप्स होते हैं। जर्नल स्ट्राइक, जिसमें पूरी इंडस्ट्री काम बंद कर देती है। एक स्ट्रॉन्ग यूनिफाइड मैसेज होता है एम्प्लॉयर के लिए कि ग्रीवांस सीरियस है। दूसरा है गो स्लो स्ट्राइक, इसमें वर्कर्स काम करते हैं पर जानबूझकर स्पीड स्लो कर देते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी घटती है और एम्प्लॉयर फाइनेंशियली हिट होता है। नेक्स्ट है सिट डाउन या स्टे इन अ स्ट्राइक, इसमें वर्कर्स काम रोक देते हैं लेकिन फैक्ट्री के अंदर ही रहते हैं। ये फिजिकल प्रेजेंस और प्रोटेस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। वर्क टू रूल में वर्कर्स सिर्फ रूल्स के एग्जैक्ट मिनिमम लेवल पर काम करते हैं। कोई ओवर टाइम नहीं, कोई अर्जेंसी नहीं, जो उनके कॉन्ट्रैक्ट में मिनिमम लिखा है सिर्फ उतना ही। सिंपैथेटिक स्ट्राइक में एक यूनिट के वर्कर्स दूसरी यूनिट या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट में स्ट्राइक में शामिल होते हैं। ये सॉलिडेरिटी का पावरफुल सिग्नल होता है। एम्प्लॉयर्स के पास भी एक टूल होता है लॉकआउट, जो स्ट्राइक का अपोजिट होता है। यहाँ एम्प्लॉयर वर्क प्लेस टेम्पोरली बंद कर देता है, गेट्स लॉक कर देता है, वर्कर्स को एंट्री नहीं देता है। लॉकआउट का पर्पस होता है वर्कर्स को प्रेशराइज करना कि वो मैनेजमेंट के टर्म्स एक्सेप्ट करें और मैनेजेरियल कंट्रोल वापस रीस्टोर हो। जैसे अगर मैनेजमेंट को लगता है कि वर्कर्स अनरीजनेबल डिमांड्स कर रहे हैं तो लॉकआउट एक स्ट्रॉन्ग स्टेप होता है उन्हें नेगोशिएट करने के लिए फोर्स करने का। कन्फ्लिक्ट का एक एग्रेसिव फॉर्म होता है घेराव, जिसमें वर्कर्स मैनेजर या सुपरवाइजर को फिजिकली सराउंड कर लेते हैं और उनको मूव नहीं करने देते जब तक वो डिमांड सुन न लें। ये बहुत कोअर्सिव एक्शन होता है और कई बार अनलॉफुल भी हो सकता है क्योंकि इसमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होती है। ये टेक्निक यूनियन प्रेशर को एक्सट्रीमली हाई लेवल पर ले जाती है। एक रिलेटिवली पीसफुल मेथड होता है पिकेटिंग, जिसमें वर्कर्स एम्प्लॉयर्स के प्रीमाइसेस के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं, बैनर्स लेकर रखते हैं, स्लोगन्स भी चिल्लाते हैं और दूसरे वर्कर्स को बोलते हैं कि फैक्ट्री ज्वाइन मत करो। लीगल टर्म्स में पिकेटिंग तब अलाउड होती है जब पीसफुल हो और वायलेंस ना हो। इसमें एम्प्लॉयज़ का ऑब्जेक्टिव होता है कि पब्लिक ओपिनियन और प्रेशर क्रिएट किया जाए ताकि एम्प्लॉयर नेगोशिएट के लिए रेडी हो। और फाइनली आता है बॉयकॉट, जो एम्प्लॉयर पर इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट करता है। बॉयकॉट में वर्कर्स एम्प्लॉयर्स के प्रोडक्ट का यूज़, परचेस, ट्रांसपोर्ट या हैंडलिंग से मना कर देते हैं। इवन कस्टमर्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि कंपनी का प्रोडक्ट ना खरीदें। ये एम्प्लॉयर के बिजनेस को डायरेक्टली नुकसान पहुंचाता है और मैनेजमेंट को नेगोशिएट करने पर मजबूर करता है। इन सारे फॉर्म्स का मोटिव एक ही होता है, प्रेशर क्रिएट करना, चाहे वर्कर्स करें या एम्प्लॉयर, ताकि अनरिजॉल्व इशू पर अटेंशन आए और रिजोल्यूशन हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ने डिस्प्यूट सेटलमेंट के दो बड़े कैटेगरीज बनाए हैं। स्टैट्यूटरी मेजर्स, जो लॉ के अंदर कंपलसरी प्रोविज़न होते हैं, और नॉन स्टैट्यूटरी मेजर्स, जो वॉलंटरी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलते हैं। सबसे पहला स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म होता है वर्क्स कमिटी, जो सेक्शन 3 के अंदर बनाया जाता है। वर्क्स कमिटी सिर्फ उन इस्टेब्लिशमेंट में बनती है जहां 100 या उससे ज़्यादा वर्कमैन होते हैं। कमिटी में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। पर्पस होता है डेली वर्क लाइफ में जो माइनर इशू या मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है उनको इमीडिएटली रिजॉल्व करना। उनका काम होता है गुड रिलेशंस प्रमोट करना, डे टू डे ग्रीवांस को टाइम पर हैंडल करना और अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना। लेकिन इसका लिमिटेशन ये होता है कि वर्क्स कमिटी का डिसीजन एडवाइजरी नेचर का होता है, बाइंडिंग नहीं। अगर डिस्प्यूट थोड़ा सीरियस हो जाए तो नेक्स्ट स्टैट्यूटरी स्टेप आता है कंसिलिएशन मशीनरी। कंसिलिएशन एक नेगोशिएशन बेस्ड पीसफुल मेथड होता है जिसमें एक थर्ड पार्टी न्यूट्रल पीसमेकर डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करती है। कंसिलिएशन के दो फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहला है कंसिलिएशन ऑफिसर, ये सेक्शन 4 के अंदर आता है, जिससे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ये ऑफिसर डिस्प्यूट को इन्वेस्टिगेट करता है, पार्टीज को मीडिएशन के थ्रू बैठाकर समझौता करने की कोशिश करता है और अगर सेटलमेंट नहीं होता तो गवर्नमेंट को फेलियर रिपोर्ट भेजता है। कंसिलिएशन ऑफिसर के पास अथॉरिटी है कि वो फैक्ट्री प्रीमाइसेस में जाकर इंफॉर्मेशन गैदर करे और रिकॉर्ड्स एग्जामिन करे।
नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ कंसीलिएशन, जो सेक्शन 5 के अंदर आता है। ये एक ट्राइपार्टाइट बॉडी होती है जिसमें चेयरमैन इंडिपेंडेंट होता है और एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दोनों साइड के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। बोर्ड का मेन काम होता है म्यूचुअली एग्रीएबल सेटलमेंट तक पार्टीज को लेकर जाना। सेटलमेंट हो या फेलियर, दोनों केसेस में बोर्ड गवर्नमेंट को डिटेल रिपोर्ट भेजता है। कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स कब कंप्लीट मानी जाती है, ये सेक्शन 20 में क्लियरली बताया गया है। जब सेटलमेंट साइन हो जाए तो प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो जाती है। अगर ऑफिसर फेलियर रिकॉर्ड करे और फेलियर रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेज दे तब भी प्रोसीडिंग्स क्लोज हो जाती है। बोर्ड ऑफ कंसीलिएशन के केस में भी सेटलमेंट या फेलियर रिपोर्ट सबमिट होते ही कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स कंक्लूड होती है। अगर कंसीलिएशन से डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता तो गवर्नमेंट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अपॉइंट कर सकती है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का कंपोजिशन एक या ज़्यादा पर्सन का होता है और इसका काम सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग होता है। मतलब ये कोर्ट कोई जजमेंट नहीं देता, सिर्फ डिस्प्यूट से रिलेटेड फैक्ट्स, रीज़न, एविडेंस गैदर करके एक अनबायस्ड रिपोर्ट गवर्नमेंट को देता है। ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं होता, सिर्फ इन्वेस्टिगेटिव बॉडी होता है। अगर डिस्प्यूट कंसीलिएशन और इंक्वायरी के बाद भी रिजॉल्व नहीं होता तो गवर्नमेंट मैटर को एडजुडिकेशन के लिए रिफ़र कर सकती है, जिसे हम कहते हैं एडजुडिकेशन मशीनरी। ये जुडिशियल टाइप बॉडीज़ होती है जिनका काम डिस्प्यूट का लीगल डिसीजन देना होता है। सबसे पहला लेवल होता है लेबर कोर्ट। ये एक वन मैन कोर्ट होता है और सेकेंड शेड्यूल के मैटर्स हैंडल करता है, जिसमें स्टैंडिंग ऑर्डर्स की लीगैलिटी, डिस्चार्ज, लीव रूल्स, मिसकंडक्ट एक्सेट्रा आते हैं। नेक्स्ट लेवल होता है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। इसका जुरिस्डिक्शन ब्रॉडर होता है क्योंकि ये सेकेंड एंड थर्ड शेड्यूल मैटर्स हैंडल करती है। थर्ड शेड्यूल में इंपॉर्टेंट इश्यूज आते हैं जैसे वेजेस, अलाउंसेस, आवर्स ऑफ वर्क, बोनस, रिट्रेंचमेंट। यानी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल मेजर इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट कंडीशन पर डिसीजन लेता है। और सबसे टॉप स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होती है नेशनल ट्रिब्यूनल। नेशनल ट्रिब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और इसका काम होता है ऐसे डिस्प्यूट्स को डिसाइड करना जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हों या जिनके इफेक्ट 2 से ज़्यादा स्टेट्स पर हों। एग्जाम्पल, एक कंपनी के मल्टीपल स्टेट्स में प्लांट्स हैं और स्ट्राइक का इम्पैक्ट इंटर स्टेट ट्रेड को डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसे मैटर्स नेशनल ट्रिब्यूनल डिसाइड करता है। अब हम कुछ नॉन स्टैट्यूटरी मेजर्स भी देखते हैं जिसे हम वॉलंटरी सिस्टम भी बोलते हैं। ये मेजर्स लॉ के थ्रू मैंडेटरी नहीं होते लेकिन प्रैक्टिकली हर मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन इन्हें फॉलो करती है क्योंकि इनका मेन पर्पस होता है कन्फ्लिक्ट्स को शुरू होने से पहले ही कंट्रोल कर लेना। नॉन स्टैट्यूटरी मेजर्स का बेस आइडिया ये है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच ट्रस्ट, कम्युनिकेशन और पार्टिसिपेशन को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग, डिससेटिस्फेक्शन या स्मॉल ग्रीवांस कभी डिस्प्यूट तक एस्केलेट ही ना करें। सबसे पहला और स्ट्रॉन्गेस्ट मैकेनिज्म है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां वर्कर्स को ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का रियल हिस्सा बनाया जाता है, स्पेसिफिकली उन इश्यूज में जो उनके काम, वेलफेयर और एम्प्लॉयमेंट कंडीशन को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। WPM के मल्टीपल फॉर्म्स डेवलप किए गए हैं और हर फॉर्म का अपना लेवल, कंपोजिशन और फोकस होता है। सबसे बेसिक फॉर्म होता है शॉप काउंसिल, जो शॉप फ्लोर या डिपार्टमेंटल लेवल पर बना होता है। यहाँ इक्वल नंबर्स में वर्कर्स और मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मैक्सिमम 12, और ये मेनली छोटी ऑपरेशनल बातें सॉल्व करते हैं जैसे शिफ्ट टाइमिंग, वर्क फ्लो इम्प्रूवमेंट, सेफ्टी इशू, क्लीनलीनेस, डेली कोऑर्डिनेशन एक्सेट्रा। इस लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व होते ही वर्कर सेटिस्फेक्शन बढ़ जाती है और बिगर कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट ही नहीं होते। इससे एक स्टेप ऊपर होता है जॉइंट काउंसिल, जो एंटरप्राइजेस या यूनिट लेवल पर ब्रॉडर इश्यूज डिस्कस करता है जैसे लीव पॉलिसीज, बोनस स्कीम, वेलफेयर एक्टिविटीज़, ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेफ्टी मेजर्स। इसमें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है लेकिन चेयरपर्सन चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं। क्वार्टरली मीटिंग्स होती हैं और ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ और एम्प्लॉय वेलफेयर को कवर करता है। ये काउंसिल इंश्योर करता है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स स्ट्रेटेजिक मैटर पर एक साथ सोचें जिससे ट्रस्ट डेवलप होता है और इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन रहता है। एक और इम्पॉर्टेंट बॉडी होती है वर्क्स कमेटी। ये स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी दोनों में एग्जिस्ट करती है। नॉन स्टैट्यूटरी फंक्शनिंग में ये वर्कप्लेस इन्वायरमेंट, सेफ्टी मेजर और डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम करती है।
गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफन चेयरपर्सन होते हैं और वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों मिलकर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जैसे हाइजीन, वेंटिलेशन, कैंटीन इशू, मशीन सेफ्टी एक्सेट्रा पर डिस्कस करते हैं। वर्कर्स पार्टिसिपेशन का सबसे एडवांस्ड फॉर्म होता है जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल। जेएमसी एंटरप्राइजेस लेवल डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मैटर्स में वर्कर्स को इन्वॉल्व करता है। इसका फोकस प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, ट्रेनिंग, मॉडर्नाइजेशन, वेलफेयर स्कीम और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पर होता है। इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव पर्सन होता है और इक्वल रिप्रेजेंटेशन मेंटेन की जाती है। ये बॉडी हाई लेवल डिसीजन मेकिंग में वर्कर्स को पार्टनर बनाकर इंडस्ट्रियल हार्मोनी को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। नॉन स्टैट्यूटरी मेजर का सेकंड मेजर पिलर होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये एक फॉर्मल नेगोशिएशन प्रोसेस होता है जहां ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर टेबल पर मिलकर वेजेस, अलाउंसेस, बोनस, वर्किंग आवर्स जैसे इश्यूज को पीसफुली सॉल्व करते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग से ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इंप्रूव होता है और डिसिप्लिन इरप्ट होने से पहले ही सॉल्व हो जाता है। इसके बाद आता है ग्रीवांस प्रोसीजर, जो कि एक सिस्टमेटिक सेटअप स्टेप मैकेनिज्म होता है ग्रीवांस को टाइम बाउंड तरीके से रिजॉल्व करने का। नॉर्मली 3 to 6 स्टेजेस होती हैं। पहले वर्कर्स अपने सुपरवाइजर को कंप्लेन देता है, फिर डिपार्टमेंटल हेड, फिर एचआर, ग्रीवांस कमेटी, फिर टॉप मैनेजमेंट। हर स्टेज आइडियली 7 दिन के अंदर कंक्लूड करना चाहिए। इससे स्मॉल कंप्लेन्स पाइलअप नहीं होती और डिसैटिस्फैक्शन डिस्प्यूट में कन्वर्ट नहीं होता। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ट्राइपार्टाइट बॉडीज़ के बारे में। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन को स्मूथ चलाने के लिए इंडिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है ट्राइपार्टिज्म, जिसमें 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स, एक साथ बैठकर पॉलिसीज़ बनाते हैं। ट्राइपार्टाइट बॉडीज़ का मेन गोल होता है कंसल्टेशन बेस्ड इंडस्ट्रियल पीस, मतलब बिना कन्फ्लिक्ट के डायलॉग के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व करना। इस पूरे ट्राइपार्टाइट मैकेनिज्म का सबसे बड़ा और हिस्टोरिक प्लेटफॉर्म है इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, जो 1942 में स्टार्ट हुआ। आईएलसी को अक्सर लेबर पार्लियामेंट बोला जाता है क्योंकि यहाँ नेशनल लेवल के पॉलिसीज, लेबर लॉज, वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, डिस्प्यूट सेटलमेंट जैसे मेजर इश्यूज डिस्कस होते हैं। चेयरपर्सन होते हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर और मेंबर्स 3 ग्रुप में डिवाइड होते हैं, गवर्नमेंट प्लस एम्प्लॉयर्स प्लस वर्कर्स। आईएलसी का लेटेस्ट मेजर सेशन 2015 में हुआ था, 47th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। आईएलसी के डिसीजन को आगे इम्प्लीमेंट करने और उसकी मॉनिटरिंग करने का काम करता है स्टैंडिंग लेबर कमिटी। ये 1942 में ही बनी थी और लेबर सेक्रेटरी इसको हेड करता है। ये बॉडी आईएलसी की एग्जीक्यूटिव आर्म की तरह काम करती है, एजेंडा बनाती है, प्रपोजल एनालाइज करती है और फॉलो अप इंश्योर करती है। और एक इम्पॉर्टेंट ट्राइपार्टाइट है वेज बोर्ड, 1957 में बना। वेज बोर्ड का काम होता है डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए फेयर वेजेस डिसाइड करना, स्पेशली उन इंडस्ट्रीज़ के लिए जहां कलेक्टिव बार्गेनिंग वीक होती है। पहला वेज बोर्ड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बना था 1957 में, और एक पॉपुलर बोर्ड था मजीठिया वेज बोर्ड 2010 फॉर जर्नलिस्ट एंड न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़। इसके अलावा कमिटी ऑन कन्वेंशंस 1942 में बना, जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, इसको रिव्यू करता है। ये एडवाइजरी नेचर का होता है। और फिर आते हैं सेक्टोरल बोर्ड्स जैसे बीडी बोर्ड, साइन वर्कर्स बोर्ड, कंस्ट्रक्शन बोर्ड, जहां गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स मिलकर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ के इश्यूज, वेलफेयर फैसिलिटीज़, मिनिमम वेजेस और सेफ्टी मेजर्स को मॉनिटर करते हैं। इन सब ट्राइपार्टाइट बॉडीज़ का कंबाइंड इफेक्ट होता है नेशन वाइड इंडस्ट्रियल पीस, मिनिमम डिस्प्यूट, स्ट्रॉन्गर लेबर पॉलिसीज एंड कंटिन्यूस सोशल डायलॉग। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कभी अराइज हो जाता है तो उन्हें रिजॉल्व करने के 3 मेजर अप्रोचेज होते हैं, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन और एडजुडिकेशन। ये तीनों एक तरीके का डिस्प्यूट रिजोल्यूशन लैडर है, जहाँ सबसे सॉफ्ट और वॉलंटरी मेथड कंसिलिएशन होता है और सबसे फॉर्मल और स्ट्रिक्ट मेथड एडजुडिकेशन। तो चलिए डिटेल में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है कंसिलिएशन। ये सबसे फ्लेक्सिबल मेथड है। यहाँ एक थर्ड पार्टी कंसिलिएशन ऑफिसर या बोर्ड इंडस्ट्रियल एक्ट 1947 के अंदर दोनों पार्टीज को परसुएट करता है कि वो एमिकेबली सेटल कर लें। यहाँ ऑफिसर सिर्फ कन्विंस करता है, डिसीजन इम्पोज नहीं करता। सेटलमेंट तभी बाइंडिंग होता है जब पार्टीज एग्री करके साइन कर दे। कंसिलिएशन का एडवांटेज ये होता है कि क्विक, लो कॉस्ट होता है, मतलब दोनों साइड्स का रिलेशनशिप खराब नहीं होता, इसलिए गवर्नमेंट इसको सबसे पहले प्रीफर करता है।
अगर कंसिलिएशन से सेटलमेंट नहीं होता तो नेक्स्ट लेवल आता है आर्बिट्रेशन, जहां एक आर्बिट्रेटर यानी वॉलंटरी या गवर्नमेंट अपॉइंटेड एक्चुअली डिस्प्यूट डिसाइड करता है। आर्बिट्रेशन थोड़ा फॉर्मल होता है लेकिन कोर्ट जितना रिजिड नहीं। यहाँ आर्बिट्रेटर का डिसीजन बाइंडिंग हो सकता है अगर पार्टीज ने एक्सेप्ट किया हो या सेक्शन 10A के अंडर रेफरेंस हो। आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन से थोड़ा स्लो और कॉस्टली होता है लेकिन एडजुडिकेशन से काफ़ी बेटर होता है। ये एक बैलेंस्ड मिडवे सॉल्यूशन है। अगर फिर भी डिस्प्यूट रिजॉल्व ना हो तो लास्ट रिसोर्ट होता है एडजुडिकेशन, जहां गवर्नमेंट डिस्प्यूट्स को लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल को रिफ़र करता है। यहाँ जज या प्रिसाइडिंग ऑफिसर लीगल प्रोसीडिंग फॉलो करके डिस्प्यूट को डिसाइड करते हैं और जजमेंट कंपलसरी, लीगल और बाइंडिंग होता है। एडजुडिकेशन लीगल रिकॉग्निशन देता है लेकिन प्रोसेस स्लो और एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए इसको तभी यूज़ किया जाता है जब दूसरे सारे ऑप्शन फेल हो जाएं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो कि है लेबर वेलफेयर। लेबर वेलफेयर का सिंपल मतलब होता है वर्कर्स को सिर्फ वेजेस देना ही नहीं बल्कि उनका लाइफ स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना, जैसे कैंटीन, रेस्ट रूम, सेफ्टी, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। बेसिकली इंडस्ट्रीज ये इंश्योर करती है कि वर्कर्स को एक लाइफ वर्थ लिविंग मिल सके। अब हम इसकी कुछ अलग अलग थ्योरीज देखते हैं जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि क्यों एम्प्लॉयर वेलफेयर देते हैं, क्या मोटिव होता है और कैसे सोसाइटी और वर्कर्स दोनों को बेनिफिट होता है। सबसे पहले आती है पॉलिसिंग थ्योरी, जो कहती है कि वेलफेयर तब होता है जब गवर्नमेंट लॉ के थ्रू फोर्स करती है। यहाँ एम्प्लॉयर वॉलंटरी नहीं करता बल्कि फैक्ट्रीज एक्ट, माइंस एक्ट जैसे लॉज कंपलसरी वेलफेयर इम्पोज करते हैं ताकि एक्सप्लॉयटेशन ना हो। दूसरी तरफ रिलीजियस थ्योरी वेलफेयर को एक मॉरल या धार्मिक ड्यूटी के रूप में देखती है, जैसे हम दान धर्म में देखते हैं। इसी अप्रोच में एम्प्लॉयर स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन के लिए हॉस्पिटल्स, स्कूल, टेम्पल जैसी वेलफेयर एक्टिविटीज़ करता है, जैसे टाटा और बिरला ने पहले किया। इसके बाद आती है फिलैंथ्रोपिक थ्योरी, जो वेलफेयर को एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच के साथ जोड़ती है। इस थ्योरी के मुताबिक एम्प्लॉयर सिर्फ इंसानियत दिखाते हुए वॉलंटरी वेलफेयर करता है, कोई लीगल प्रेशर नहीं, बस गुडविल। हाउसिंग कॉलोनीज, मेडिकल कैंप्स, स्कॉलरशिप वैसे ही दिया जाता है। फिर आती है पैटर्नलिस्टिक या ट्रस्टीशिप थ्योरी, जिसमें एम्प्लॉयर को वर्कर्स का पेरेंट या गार्जियन माना जाता है। वर्कर डिपेंड होते हैं और एम्प्लॉयर उनका ट्रस्टी बनके उनकी सेफ्टी, हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग का ख्याल रखता है। गांधी जी का ट्रस्टीशिप कंसेप्ट भी इसी थ्योरी पर बेस्ड है। टाटा स्टील का वेलफेयर जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, हाउसिंग इसमें परफेक्ट एग्जाम्पल है। आगे चलकर आती है प्लेकेटिंग थ्योरी, जिसमें वेलफेयर एक स्ट्रेटेजिक टूल बन जाता है अनरेस्ट, स्ट्राइक्स और कन्फ्लिक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। जब वर्कर्स एंग्री होते हैं या स्ट्राइक का थ्रेट होता है, एम्प्लॉयर्स उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए बोनस, फेस्टिवल अलाउंसेस या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दे देते हैं। यानी वेलफेयर यहाँ एक पेसिफायर की तरह काम करता है। इसी के अपोजिट है पब्लिक रिलेशन थ्योरी। पब्लिक रिलेशन थ्योरी वेलफेयर को कंपनी के इमेज बिल्डिंग के साथ जोड़ती है। स्कॉलरशिप, स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप, ब्लड डोनेशन कैंप्स ये सब कंपनी की गुडविल बनाते हैं और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन को भी इम्प्रूव करते हैं। फिर आती है फंक्शनल थ्योरी, जिसे एफिशिएंसी थ्योरी भी कहते हैं। इसके हिसाब से वेलफेयर का मेन एम वर्कर्स को हेल्दी, एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बनाना होता है। जब वर्कर फिजिकली फिट और मेंटली रिलैक्स्ड होता है तो अब्सेंटिज्म कम होता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। न्यूट्रिशियस कैंटीन फूड, रेस्ट रूम, सेफ्टी गियर्स, शिफ्ट ब्रेक्स ये सब एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए होता है। लास्ट में सोसाइटी थ्योरी बताती है कि इंडस्ट्री सोसाइटी की डेटर्स होती है, वो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ करती है, लेबर सोसाइटी देता है, तो सोसाइटी को वेलफेयर के थ्रू रिटर्न मिलना चाहिए। इसलिए इंडस्ट्री कम्युनिटी डेवलपमेंट, हाउसिंग फॉर फैमिलीज, स्किल ट्रेनिंग, रूरल डेवलपमेंट जैसे काम करती है, जिसे हम आज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से जानते हैं। इन सब थ्योरीज का कंबाइंड मैसेज ये है कि लेबर वेलफेयर के पीछे मोटिव्स डिफरेंट हो सकते हैं। कभी लॉ का प्रेशर, कभी मोरलिटी, कभी इंसानियत, कभी बिजनेस नीड और कभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट फाइनल गोल हमेशा एक ही रहता है, वर्कर की लाइफ बेटर करना और इंडस्ट्रियल रिलेशन को स्टेबल और हारमोनियस बनाना। अब एक और इम्पॉर्टेंट डायमेंशन पर आते हैं जो कि इंडिया के 5 ईयर प्लान्स हैं। ये प्लान सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के टारगेट्स नहीं थे बल्कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वेज इम्प्रूवमेंट, स्किल डेवलपमेंट और लेबर वेलफेयर में भी क्रूशियल रोल प्ले करते थे। हर प्लान की अपनी प्रायोरिटीज़ होती थी
और लगातार इंडिया के लेबर लैंडस्केप को मॉडर्न बनाने की कोशिश की गई। चलो टाइमलाइन के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 टू 56 था। इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ा चैलेंज था डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन को सेटल करना, इसीलिए फर्स्ट प्लान में गवर्नमेंट का फोकस एम्प्लॉयमेंट को रिवाइव करने पर था। ट्रेनिंग स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई जिससे लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के थ्रू जॉब्स ले सकें, क्योंकि तब देश मेजरली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी था। प्लान ने एग्रीकल्चर बेस्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बूस्ट किया। ये फेस बेसिकली वर्क फोर्स को स्टेबलाइज करने का था। सेकेंड प्लान नेहरू महलनोबिस मॉडल पर बेस्ड था, जिसमें हैवी इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटी दी गई। हैवी इंडस्ट्रीज का मतलब ज़्यादा टेक्निकल स्किल्ड लेबर का डिमांड, इसीलिए इस प्लान में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस को एक्सपांड किया गया और वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट पर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दिया गया। ये वो समय था जब इंडिया इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स क्रिएट कर रहा था। थर्ड ईयर प्लान 1961 टू 66, इस प्लान में गवर्नमेंट ने रूरल वर्क्स प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसका पर्पस रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना था। सबसे स्पेशल बात थी कि एजुकेशन और ट्रेनिंग को एम्प्लॉयमेंट से इंटीग्रेट किया गया। पहली बार लेबर वेलफेयर फंड्स को स्ट्रेंथन किया गया, जिससे वर्कर्स की डेली लाइफ और सेफ्टी इंप्रूव हो। फोर्थ प्लान एक सोशियो इकोनॉमिक प्लान था, जिसका मोटो था गरीबी हटाओ। यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम्स लॉन्च हुई, ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम और स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। साथ ही प्लांटेशन और माइनिंग लेबर के लिए सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया गया। ये प्लान लेबर वेलफेयर को ग्रास रूट तक ले जाने का अटेम्प्ट था। फिफ्थ प्लान में रूरल पॉवर्टी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को मेजर इंपॉर्टेंस दी गई। IRDP प्लान लॉन्च हुआ, जो लेटर सिक्स्थ प्लान में एक्सपांड हुआ। IRDP यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सबसे इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म था नेशनल मिनिमम वेज 1976। ये एक मेजर माइलस्टोन था, जिससे वेज फेयरनेस का लीगल स्ट्रक्चर बन गया। वीक सेक्शंस के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स एक्सपांड की गई। अब हम सिक्स्थ ईयर प्लान देखते हैं। इस पीरियड में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस को मॉडर्न बनाया गया, जिससे जॉब मैचिंग और प्लेसमेंट स्पीड इंप्रूव हो। साथ ही बॉन्डेड लेबर को एलिमिनेट करने की स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चलाई गई। ये लेबर राइट्स के लिए एक प्रोग्रेसिव फेज था। अब हम सेवन्थ 5 ईयर प्लान देखते हैं। ये प्लान ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरह एक क्लियर शिफ्ट था। जवाहर रोजगार योजना लॉन्च की गई। एजुकेशन को वोकेशनलाइज किया गया ताकि यूथ जॉब रेडी हो। वुमेन्स के लिए स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस हुए। अब हम 8th 5 ईयर प्लान की बात करते हैं। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद 8th प्लान ने ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दी। एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम लॉन्च हुआ, जिससे रूरल एम्प्लॉयमेंट रिलायबल बन सके। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एक्सपांड की गई। ये प्लान लेबर वेलफेयर को मॉडर्न इकोनॉमी के फ्रेमवर्क में अलाइन करने लगता है। अब हम 9th 5 ईयर प्लान देखते हैं। इस पीरियड में गवर्नमेंट ने क्लियर मैसेज दिया, ग्रोथ जरूरी है पर सोशल जस्टिस के साथ। अर्बन पुअर के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में लॉन्च हुआ। चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन पर स्ट्रॉन्ग फोकस दिया गया। ये प्लान लेबर रिफॉर्म को सोशली इंक्लूसिव बनाता है। अब हम 10th 5 ईयर प्लान की बात करते हैं। तो इस प्लान का हाईलाइट था मनरेगा 2005, जिसमें एम्प्लॉयमेंट को लीगल गारंटी मिला। ये इंडियन लेबर हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट था। टारगेट था 8% GDP ग्रोथ प्लस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के सोशल सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दी गई। ये एरा रूरल एम्प्लॉयमेंट और लेबर राइट्स को कंबाइन करता है। अब हम 11th 5 ईयर प्लान की बात करते हैं। ये प्लान स्किल्ड बेस्ड वर्कफोर्स बनाने पर हाईएस्ट फोकस रखता है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन स्टार्ट हुआ। ESIC और EPFO को मॉडर्नाइज किया गया, जिससे कवरेज बढ़े। वुमेन वर्किंग कंडीशन और चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन को स्ट्रेंथन किया गया। 12th 5 ईयर प्लान ये इंडिया का लास्ट 5 ईयर प्लान था। टारगेट था 500 मिलियन वर्कर्स को स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करना बाय 2022। नेशनल करियर सर्विस के थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को डिजिटल सेल्फ सर्विस बनाया गया। मिनिमम वेजेस और लेबर लॉ रिफॉर्म को बूस्ट मिलने लगा।
अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए ईपीएफओ ईएसआईसी एक्सपांड हुआ। वुमेन पार्टिसिपेशन और चाइल्ड लेबर एबॉलिशन पे भी स्पेसिफिक फोकस दिया गया। अब 2 टॉपिक्स और बचते हैं जिससे पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, थ्योरीज ऑफ वेजेस और है लास्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों को भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं थ्योरीज ऑफ वेजेस को। इसको समझने के लिए इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग वेज थ्योरीज दी है। इन थ्योरीज का पर्पस ये बताना है कि वेजेस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, प्रोडक्टिविटी, बार्गेनिंग पावर, डिमांड सप्लाई या एम्प्लॉयर की पॉलिसी। चलो उन्हें एक एक करके इजी लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहला है सब्सिस्टेंस थ्योरीज ऑफ वेजेस। ये है डेविड रिकार्डो का। इनके अकॉर्डिंग वेज का नेचुरल लेवल वही होता है जो एक वर्कर की बेसिक सर्वाइवल नीड्स को मीट करे, जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग वगैरह। अगर वेजेस बढ़ जाए तो पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाती है, लेबर सप्लाई बढ़ जाती है और फिर वेजेस वापस डाउन हो जाती है। मतलब लॉन्ग रन में वेजेस फिर सब्सिस्टेंस लेवल पर आ जाती है। इस थ्योरी का मेजर क्रिटिसिज्म है कि ये प्रोडक्टिविटी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इग्नोर करती है। रियल वर्ल्ड में पीपल्स के वेज एक्सपेक्टेशन सिर्फ सर्वाइवल तक लिमिटेड नहीं होते। दूसरी थ्योरी है वेज फंड थ्योरी, जेएस मिल द्वारा दी गई है। तो मिल के हिसाब से एम्प्लॉयर्स के पास एक फिक्स्ड फंड होता है जो सिर्फ वेजेस देने के लिए रखा जाता है। टोटल वेज फंड को नंबर ऑफ वर्कर से डिवाइड कर दिया जाता है और उससे वेज डिसाइड होता है। इस थ्योरी की प्रॉब्लम ये है कि ये मान लेती है कि वेज फंड फिक्स्ड होता है, जबकि एक्चुअल में वेज फंड बिजनेस कंडीशन, प्रॉफिटेबिलिटी और डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ये डिमांड फॉर लेबर को इग्नोर भी करता है। तीसरी है रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी। ये वॉकर ने दी है। इनके अकॉर्डिंग वेजेस तब मिलता है जब रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट सब पे करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो लेबर को दिया जाता है। मतलब लेबर को रेसिडुअल क्लेमेंट बोला गया है। क्रिटिक्स बोलते हैं कि रियल वर्ल्ड में लेबर को रेसिडुअल शेयर नहीं मिलता। कई बार उन्हें फिक्स्ड वेज मिलता है, चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए या ना कमाए। नेक्स्ट थ्योरी है सरप्लस वैल्यू थ्योरी ऑफ वेजेस। ये कार्ल मार्क्स ने दी है। इनके अकॉर्डिंग वर्कर्स को वेज के फॉर्म में उसके लेबर पावर की रियल वैल्यू से कम पे किया जाता है। वर्कर जितना वैल्यू क्रिएट करता है उसमें से एक पोर्शन कैपिटलिस्ट अपने पास रखते हैं, जिसको सरप्लस वैल्यू बोला जाता है। यही सरप्लस कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट होता है। इस थ्योरी ने कैपिटलिज्म की अनफेयरनेस को हाईलाइट किया और वर्कर्स एक्सप्लॉयटेशन का बेस थ्योरी दिया। फिफ्थ है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस। इस थ्योरी में वेज का बेस होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मतलब वर्कर प्रोडक्शन में कितना एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन करता है। अगर एक वर्कर कंपनी के आउटपुट में हाई एडिशन करता है तो उसका वेज भी ज़्यादा होना चाहिए। क्रिटिसिज्म ये है कि एक रियल वर्ल्ड में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को एक्यूरेटली मेजर करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट है बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस, जॉन डेविडसन द्वारा दी गई है। ये थ्योरी बोलती है कि वेज का फाइनल आउटकम एम्प्लॉयर और वर्कर्स के बीच कलेक्टिव बार्गेनिंग से डिसाइड होता है। यहाँ वेज एक नेगोशिएशन का रिजल्ट होता है। बैलेंस ऑफ पावर डिटरमाइन करता है कि वेज हायर मिलेगा या लोअर। इस थ्योरी में यूनियंस का स्ट्रॉन्ग रोल होता है। सेवंथ है बिहेवियरल इंस्टीट्यूशनल थ्योरी ऑफ वेजेस। मॉडर्न मार्केट में वेज सिर्फ प्रोडक्टिविटी से नहीं डिसाइड होता, बल्कि कस्टम, कल्चर, इंस्टीट्यूशन, मिनिमम वेज लॉज, ट्रेड यूनियंस और गवर्नमेंट रेगुलेशन से भी इम्पैक्ट होता है। ये थ्योरी मोस्ट प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक मानी जाती है क्योंकि ये मॉडर्न लेबर मार्केट्स की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कवर करती है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्योरी ऑफ वेज। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वेज ऐसा होना चाहिए जो वर्कर को एक मिनिमम डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करे। ये कंसेप्ट आज के इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के लिविंग वेज कंसेप्ट के काफ़ी क्लोज है। इसमें वर्कर्स के सोशल नीड्स, फैमिली नीड्स और बेसिक डिग्निटी को भी कंसीडर किया जाता है। लास्ट है डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ वेजेस। ये क्लासिकल थ्योरी है। ये थ्योरी सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलती है कि वेज लेबर मार्केट की डिमांड और सप्लाई से डिटरमाइन होता है। अगर लेबर सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड कम तो वेजेस ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएंगे। इस क्रिटिसिज्म ये है कि ये ह्यूमन नीड्स, यूनियन, लेजिस्लेशन और सोशल जस्टिस को इग्नोर करता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उसके हम स्ट्रक्चर को देखते हैं और उसके 3 पिलर्स को देखते हैं जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। तो सबसे पहला पिलर है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। आईएलओ का टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी आईएलसी होता है, जिसे कॉमनली पार्लियामेंट ऑफ लेबर बोला जाता है। आईएलसी में हर मेंबर कंट्री
4 डेलीगेट्स भेजती है, 2 गवर्नमेंट, 1 एम्प्लॉयर और 1 वर्कर। ये सब अपना इंडिपेंडेंट वोट रखते हैं, मतलब गवर्नमेंट अपनी लाइन फॉलो करे, फिर भी एम्प्लॉयर और वर्कर रिप्रेजेंटेटिव अलग ओपिनियन दे सकते हैं। आईएलसी का एनुअल सेशन हर साल जून में जेनेवा में होता है, जहां पूरी दुनिया के लेबर मिनिस्टर, ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। यही कॉन्फ्रेंस कन्वेंशंस यानी बाइंडिंग ट्रीटीज बनाती है और रिकमेंडेशन यानी कि गाइडलाइंस अडॉप्ट करती है। साथ ही आईएलओ का बजट अप्रूव करता है और गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स इलेक्ट करता है। पहला आईएलसी सेशन 1919 में वॉशिंगटन में हुआ था। दूसरा है गवर्निंग बॉडी। गवर्निंग बॉडी को एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोला जाता है, क्योंकि यही बॉडी आईएलओ की सारी इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन लेती है। गवर्निंग बॉडी में 56 मेंबर्स होते हैं, 28 गवर्नमेंट, 14 एम्प्लॉयर्स और 14 वर्कर्स के। इसमें से गवर्नमेंट सीट्स में 10 कंट्रीज परमानेंट मेंबर होती हैं जो ग्लोबल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस रखती है। इंडिया, यूएसए, यूके, चाइना, ब्राज़ील, रशिया, ये सब। और गवर्निंग बॉडी साल में 3 बार मीटिंग करती है, मार्च, जून और नवंबर। गवर्निंग बॉडी का मेन रोल होता है आईएलओ के काम को गाइड करना, आईएलसी के लिए एजेंडा सेट करना और डायरेक्टर जनरल का इलेक्शन करना। इसलिए इस बॉडी को अक्सर कैबिनेट ऑफ आईएलओ भी कहा जाता है। अब हम थर्ड देखते हैं, तो आईएलओ का परमानेंट सेक्रेटेरिएट, जिसे इंटरनेशनल लेबर ऑफिस बोला जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का ब्रेन है। यहाँ रिसर्चेस, स्टैटिस्टिक्स, लेबर इकोनॉमिस्ट, पॉलिसी एक्सपर्ट्स काम करते हैं जो ग्लोबल लेबर इश्यूज पर स्टडीज, रिपोर्ट और सर्विस पब्लिश करते हैं। सेक्रेटेरिएट का हेड डायरेक्टर जनरल होता है, जिसे गवर्निंग बॉडी इलेक्ट करती है और उसका टर्म 5 साल का होता है। ये ऑफिस आईएलओ की सारी कन्वेंशन की मॉनिटरिंग करता है, रिपोर्ट ड्राफ्ट करता है और मेंबर कंट्रीज को टेक्निकल असिस्टेंस देता है, जैसे चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन, स्किल डेवलपमेंट, वुमेन एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। अब अगर आईएलओ में हम मेंबरशिप की बात करें तो 2025 तक 187 मेंबर कंट्रीज हैं। दुनिया की मेंबरशिप ऑलमोस्ट ग्लोबल है और इस ऑर्गेनाइजेशन का वाइड इन्फ्लुएंस इसी वजह से स्ट्रॉन्ग है। इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर था 1919 से, और तब से आईएलओ में इंडिया का रोल काफ़ी एक्टिव रहा है। इंडियन ट्रेड यूनियंस और एम्प्लॉयर बॉडीज दोनों आईएलओ कॉन्फ्रेंस में मेजर इनपुट्स देते रहे हैं। आईएलओ ने वर्ल्ड वाइड 8 फंडामेंटल कन्वेंशन डिफाइन की हैं, जिन्हें कोर ह्यूमन राइट कन्वेंशन माना जाता है। इनकी फिलोसॉफी है कि कोई भी कंट्री अगर लेबर को मिनिमम डिग्निटी और राइट्स नहीं देगी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। उसकी ये लिस्ट है, देख लो आप। ये लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर दी है। इंडिया ने 8 में से 6 कन्वेंशन रेटिफाई किए हैं। जो रेटिफाई नहीं किए हैं वो है कन्वेंशन नंबर 87 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और कन्वेंशन नंबर 98 कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर कन्वेंशंस अडॉप्टेड बाय द आईएलओ हैज़ नॉट बीन रेटिफाइड बाय इंडिया। अभी बताया है 2 नहीं रेटिफाई किए थे, कौन सा, कन्वेंशन नंबर 87 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और कन्वेंशन नंबर 98 कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो इस क्वेश्चन में कन्वेंशन 87 दिया हुआ है जो इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया, इसलिए आंसर सी होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अंडर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 डिस्प्यूट्स अबाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर गोज टू, तो ये जाता है लेबर कोर्ट के पास। सेक्शन 13A में क्लियरली लिखा है कि एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर शैल बी रिफर्ड टू लेबर कोर्ट। ये सब चीज़ें आपने लेबर लॉज में भी पढ़ी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्क कमिटी, सेफ्टी कमिटी, कैंटीन मैनेजमेंट कमिटी किसके एग्जाम्पल है, तो आंसर है वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पर हमने सारे एग्जाम्पल्स देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच बेस्ट डिस्क्राइब डिस्प्यूट रिजोल्यूशन वेयर अ थर्ड पार्टी फैसिलिटेट्स अ म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री एग्रीमेंट, तो आंसर है कंसीलिएशन। कंसीलिएशन में ही हमने पढ़ा था कि मेडिएटर टाइप रोल होता है, इसमें थर्ड पार्टी से परसुएट करता है, सेटलमेंट बनाना पार्टीज का डिसीजन होता है और ये नॉन बाइंडिंग जब तक है जब तक साइन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अजम्पशन दैट मैन इज सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड इज लिंक्ड टू विच वेलफेयर थ्योरी, तो आंसर है इसका पॉलिसिंग थ्योरी। पॉलिसिंग थ्योरी के हिसाब से हमने पढ़ा था कि ह्यूमन सेल्फिश होते हैं, अगर लॉ ना हो तो एम्प्लॉयर एक्सप्लॉयटेशन करेगा, इसलिए गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट लॉज बनाने पड़ते हैं। तो ये सेशन यहीं ख़त्म होता है। इसमें जो भी कुछ इम्पोर्टेंट था, सारी थ्योरीज वगैरह विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
मैंने कवर कराने की कोशिश की है, बट कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं इसमें जो लेबर लॉज से मैच करते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है, ये सब आप लोग वहाँ पर भी पढ़ोगे, इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं कवर किया है। अगर आप चाहते हो कि मैं इंश्योरेंस, ऑडिटिंग और सोशल सिक्योरिटी का भी एक ऐसा वन शॉट वीडियो लाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बता देना।